कंटेनर में अगर कोई लिक्विड है तो उसको हीट करने के लिए कितनी टेम्परेचर चाहिए और कितनी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। क्या आंसर लिखोगे अगर मान लो लिक्विड हो, उसका मास m दिया गया हो और टेम्परेचर उसका T डिग्री सेल्सियस हो, तो इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट क्या चाहिए होगी? मतलब अगर इसमें हीट कैलकुलेट करोगे तो हीट की वैल्यू निकालोगे ms, बट जब आप कंटेनर में लिक्विड को गर्म करोगे तो क्या कंटेनर गर्म नहीं होगा या सिर्फ लिक्विड ही गर्म होगा? तो इसका मतलब हीट का कुछ पार्ट कंटेनर में भी जाएगा और हीट का कुछ पार्ट लिक्विड में, तो दोनों की हीट निकालोगे ना। मतलब कि मास ऑफ लिक्विड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड और चेंज ऑफ टेम्परेचर प्लस कंटेनर को भी निकालेंगे, तो उसके लिए लिखोगे मास ऑफ अ कंटेनर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ अ कंटेनर इनटू डेल्टा टी। एक छोटा सा आर्टिकल लिखो आप। टोटल हीट रिक्वायर्ड होता क्या है कि नॉर्मली हम कंटेनर्स को न्यूमेरिकल में नहीं, तो यही तो मैं समझा रहा हूँ कि इसमें एक्चुअली हम ये मानते हैं कि जो लिक्विड और कंटेनर है ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे होते हैं। मतलब कि किसी भी मोमेंट पर जो टेम्परेचर लिक्विड का होगा तो वही इसका कंटेनर का भी होगा। जैसे अगर ये 20 पे है तो अगर लिक्विड 20 पे है तो कंटेनर भी 20 पर, फिर ये 21 होगा तो ये भी 21 होगा। ये दोनों साइमल्टेनियसली अपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे। हाँ, ये न्यूमेरिकल्स में यही माना जाता है कि द कंटेनर और उसके अंदर जो कंटेंट है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। किसी भी मोमेंट पर, इनिशियल मोमेंट पर भी, फाइनल मोमेंट पर भी और इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर भी वो टेम्परेचर्स बराबर ही मिलेंगे ऑलवेज। इनिशियली भी डिफरेंस नहीं होगा। हमारे न्यूमेरिकल में यही अप्रोक्सीमेशन दी गई है दैट द लिक्विड एंड कंटेनर बोथ आर ऑलवेज एट द सेम टेम्परेचर। तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो मास ऑफ अ कंटेनर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इनटू डेल्टा टी और प्लस मास ऑफ लिक्विड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी, ये हमने लिया इसमें। तो इसका एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मानो। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ये मानिए कि जितना लिक्विड इसमें है इतना ही लिक्विड किसी और कंटेनर में रख लें। मतलब अगर एम एल मास का लिक्विड है तो उतना लिक्विड मान ले, प्लस कुछ और मास मान ले, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मास ऑफ वाटर का मान ले MW, और इमेजिन करें कि लिक्विड और वाटर को मिला करके ये दोनों नॉन मिक्सिंग मान रहे हैं, मिक्स नहीं होंगे आपस में। हाँ, इन दोनों को मिला करके एक ऐसे कंटेनर में ले जाओ जो हीट एब्जॉर्ब ना करता हो। कंटेनर ना कर रहा हो, हम एक नई सिचुएशन मान रहे हैं, एक ऐसा कंटेनर जो हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। कंटेनर का हीट एब्जॉर्ब हम 0 मान रहे हैं। अब अगर पूछा जाए कि यहाँ पर टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस से और डेल्टा टी बढ़ाना है मेरे को, तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी अब आपको? तो ml लिक्विड भी गर्म होगा और वाटर भी गर्म होगा। ml स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी प्लस वाटर भी गर्म होगा लेकिन स्पेसिफिक हीट वाटर का इनटू, तो मिक्स लिक्विड बन जाएगा। वो मिक्सेबल नहीं है तो इसलिए अलग अलग लिक्विड से अलग अलग इनकी हीट आएगी। तो एक सिचुएशन जिसमें लिक्विड और कंटेनर दोनों को हीट मिल रही है और एक सिचुएशन है जिसमें लिक्विड प्लस कुछ वाटर को हीट मिल रही है बट कंटेनर को कोई हीट नहीं मिल रही। हम ये चाहते हैं कि ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाए। इनको हम इक्विवेलेंट सिस्टम चाहते हैं। इक्विवेलेंट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी चेंज ऑफ टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जितनी हीट हमने यहाँ दी है
उसी डेल्टा टी टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग सेम अमाउंट ऑफ हीट हम यहाँ पर भी प्रोवाइड करें। तो अगर हम इन दोनों को इक्विवेलेंट बोलते हैं कि इस सिस्टम का इक्विवेलेंट सिस्टम ये है, इसका इक्विवेलेंट ये, यानी कि ये टर्म और ये टर्म सेम आएंगे होंगे, उस केस में इसी MW को आप कहोगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंटेनर। यानी फिजिकली इसका क्या मतलब हुआ, जब ये कहा जाए कि किसी कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट इतना है, तो फिजिकल मतलब उसका क्या हुआ, एक कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट देने का फिजिकल मतलब ये हुआ कि आप उस कंटेनर के मास की बजाय जो भी उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया जा रहा है उतने मास का क्या मान लो आप, वाटर। और ये मान लिया जाए कि हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है इस टाइम पर, लिक्विड और वाटर। कंटेनर कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं वाटर इक्विवेलेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंटेनर। और उस हिसाब से वैल्यू क्या बनेगी, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कैसे होना चाहिए, बिकॉज अगर ये हीट और ये हीट हम बराबर चाह रहे हैं तो ये टर्म और ये टर्म तो कॉमन है ही, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ जाए। इसका मतलब MW विल बी इक्वल टू M ऑफ कंटेनर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ अ कंटेनर डिवाइडेड बाय ये, इसको वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि द वाटर इक्विवेलेंट इज दिस मच, तो उसको न्यूमेरिकल में यूज कैसे करोगे, किसी कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो उसको न्यूमेरिकल में यूज इस तरीके से करो कि इंस्टेड ऑफ गिविंग हीट टू द कंटेनर एज्यूम दैट द हीट इज गिवन टू वाटर। और हीट का कैलकुलेशन हम ये मान के करेंगे कि वी आर नाउ हीटिंग वाटर इंस्टेड ऑफ हीटिंग द कंटेनर। देखिए इसको, नाम से ही क्लियर है, वाटर इक्विवेलेंट मतलब कि उस मटेरियल के इक्विवेलेंट कितना वाटर ले सकते हैं। एक कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट का मतलब कि हाउ मच वाटर इज इक्विवेलेंट टू कंटेनर। और ये इक्विवेलेंसी किस सेंस में कही जा रही है, ये दोनों इक्विवेलेंट है किस सेंस में, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट कंटेनर लेगा उतनी ही हीट वाटर भी लेगा। तो कैलोरीमेट्री में हमारा सारा इंटरेस्ट तो ये पता लगाने का है कि हीट कितनी आ रही है। तो हम हीट की कैलकुलेशन निकालने के लिए कंटेनर का मास यूज करें या फिर इसके इक्विवेलेंट वाटर का मास यूज कर ले, बात तो बराबर ही आएगी। और वाटर इक्विवेलेंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होती है आपको, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और इजीली अवेलेबल है वाटर इक्विवेलेंट, मतलब वाटर इजीली अवेलेबल है, इसीलिए वाटर इक्विवेलेंट मतलब बनाए भी गए हैं और न्यूमेरिकल में दिए भी जाते हैं। फिर बोले यार वाटर इक्विवेलेंट मतलब एक मास लेना होगा, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब उतने मास का वाटर ले करके, और हीट का कैलकुलेशन ये मान के किया जाए कि हमने वाटर को हीट दी है, ठीक है, जबकि एक्चुअल में हमने हीट वाटर को नहीं दी है, एक्चुअल में हमने कॉपर वाले कंटेनर को दी होगी, एल्यूमिनियम वाले कंटेनर को दी होगी, बट हमने कॉपर या एल्यूमिनियम कंटेनर को कितनी हीट दी ये पता लगाने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने की बजाय इसके इक्विवेलेंट MW/SW इंटू डेल्टा टी लगा रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिखूं, अ कंटेनर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिखिए, अ कंटेनर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, अ कंटेनर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम
a container of a water equivalent 20 gram has ice at minus 20 degree Celsius, has ice at minus 20 degree Celsius. और आइस का मास गिवन है, मास ऑफ आइस इज 20 ग्राम. Find the heat required to melt the ice and also for final temperature 30 degree Celsius and also for final temperature 30 degree Celsius. Specific heat water के लिखे, specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius. आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. और लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम. देखो कैसे करेंगे, इसमें कितनी हीट चाहिए होगी इसमें. तो इसमें हमारा कंटेनर कितने टेम्परेचर पे होगा, कंटेनर का टेम्परेचर क्या होगा. ये वही कंसेप्ट है कि कंटेनर और उसका जो कंटेंट होगा दोनों सेम. तो कंटेनर में आइस रखी जा रही है, तो अगर आइस अगर माइनस 20 डिग्री सेल्सियस पे है तो कंटेनर भी माइनस 20 पे होगा. तो जो माइनस 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये टेम्परेचर किसका बढ़ेगा, आइस का या कंटेनर का, या दोनों का. तो दोनों का बढ़ेगा, तो दोनों को हीट चाहिए. तो आइस को कितनी हीट लगी होगी, मास कितना भी है, 20 ग्राम की आइस, स्पेसिफिक हीट आइस की 0.5 और डेल्टा टी 20, और साथ में कंटेनर में भी हीट ली होगी. बट अब यहीं पर वाटर इक्विवेलेंट का यूज है कि कंटेनर ने जो हीट ली है वो कैलकुलेट करने के लिए उसके इक्विवेलेंट ऑफ वाटर का हीट निकाले. तो उसका इक्विवेलेंट कितना दिया है, वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है. तो एक तरीके से कंटेनर को हीट कर रहे हैं, बट हम ये मान लेंगे कि हमने 20 ग्राम पानी गर्म कर रहे हैं. तो प्लस 20 जो इक्विवेलेंट वाटर है इनटू वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा टी 20. फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे जब चला गया, मतलब आइस एट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बन गई. उसके बाद अब ये मेल्ट होगा, तो ना 0 डिग्री सेल्सियस आइस मेल्ट करके 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा. अब सुनना, इस प्रोसेस में क्या टेम्परेचर बदल रहा है हमारा, और कंटेंट और कंटेनर को सेम टेम्परेचर पे होना है. यानी कि इस प्रोसेस में जो हीट होगी वो सिर्फ कहाँ जाएगी, सिर्फ आइस में, बिकॉज कंटेनर विल मेंटेन द टेम्परेचर एट 0. यानी इस इंटरवल में हीट कंटेनर में नहीं जा रही, इस इंटरवल में हीट पूरी सिर्फ आइस को मेल्ट करने में लग रही. तो ये वाली हीट लगेगी मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट 80. ना जब ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से वापस 30 डिग्री पे जाएगा, तो अब इस पानी में भी हीट जाएगी और कंटेनर में भी हीट जाएगी. बट हम कंटेनर को उसका इक्विवेलेंट वाटर मानेंगे. तो हमारे पास 20 ग्राम वाटर तो रियल में है, रियल में 20 ग्राम वाटर है, और कंटेनर कितने वाटर के इक्विवेलेंट हुआ. यानी इनडायरेक्टली हम ये मानेंगे 40 ग्राम वाटर गर्म हो रहा है, इनडायरेक्टली 40 ग्राम वाटर को हीट कर रहे हैं. तो अब जो हीट कैलकुलेट होगी वो 40 ग्राम वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा टी 30, ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट है.
देखिए जो पहला फेज है हमारा फेज वन में आइस और कंटेनर दोनों साइमल्टेनियसली हीट रिसीव कर रहे हैं। मतलब ये वाली हीट हमारी जो कैलकुलेट हो रही है ना फर्स्ट टर्म, ये हीट हमने आइस को दी है और साइमल्टेनियसली बगल में जो हीट लिख रहा हूँ मैं ये कंटेनर ने ली है। तो कायदे से तो मुझे जब कंटेनर की हीट निकालनी थी तो मुझे कंटेनर का मास चाहिए था और स्पेसिफिक हीट भी कंटेनर की चाहिए थी, बट ये डेटा मोस्टली अवेलेबल नहीं होता, तो इसकी जगह इसीलिए इसकी जगह पर क्या दे देते हैं वाटर इक्विवेलेंट। दूसरे पार्ट में मेल्टिंग वाले पार्ट में हीट सिर्फ आइस रिसीव कर रहा, उस टाइम पर कंटेनर में कोई हीट नहीं जा रही, क्योंकि जब तक ये टेम्परेचर जीरो रहेगा तब तक कंटेनर भी जीरो पर बना रहेगा। तो कंटेनर का टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, तो उसका मतलब इस पोर्शन में कंटेनर ने कोई हीट नहीं रिसीव की, उसके बाद फिर कंटेनर ने हीट स्टार्ट कर दी। तो ये जो 40 वाला पार्ट देख लो आप, इसमें 20 ग्राम का जो एक्चुअल वाटर है उसकी हीट है प्लस कंटेनर की भी हीट है, और उस कंटेनर के इक्विवेलेंट 20 ग्राम मान करके टोटल 40 ग्राम पानी में हीट निकाल रहे हो। क्लियर हो गया वाटर इक्विवेलेंट? यस सर। हाँ, अलग वो नहीं आएगा, अलग अलग से भी आएगा, बट और एक लास्ट पॉइंट जिसमें बचा था वो जो टॉपिक का था आपसे कि मिक्सिंग वाला। जैसे एक तो था मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स का, एक होता है कि आइस और दूसरा मटेरियल मिक्स करने पर क्या टेम्परेचर है। तो ये इस बुक में देखो क्वेश्चन बता दे, ये है, अब देखो रेडियोमेट्री को ये पहले तो आप सॉल्ट एग्जांपल सेकंड देखो जरा, सॉल्ट एग्जांपल सेकंड कैलोरीमेट्री में जाओ, कैलोरीमेट्री वाले में सॉल्ट एग्जांपल सेकंड देखिए। सॉल्ट एग्जांपल सेकंड में क्या क्या मिक्स किया गया है? ओके, मतलब कि मिक्सिंग ऑफ आइस प्लस वाटर, उसमें आइस कितना ले रहे हो आप, कितने ग्राम, कितने टेम्परेचर में, और वाटर 10 ग्राम, और पूछा होगा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, यही पूछते हैं इस क्वेश्चन में कि इनको मिक्स करने पर फाइनली क्या होगा। तो जैसे अब इनका जो सोल्यूशन है ना बुक्स में, और मोस्टली यही सोल्यूशन सब जगह चलता भी है, इन लोग कुछ एजम्पशन मानते हैं। उनमें से जो आईसीएसई बोर्ड वाले हैं वो भी 9th 10th में जब ये चैप्टर था तो उसमें भी ऐसे बताते थे कि पहले एजम्पशन मान लेते हैं कि पूरी आइस मेल्ट कर जाएगी, फिर अपने एजम्पशन को वेरीफाई करते हैं। एक बार जरा सोल्यूशन पढ़ो आप इनका, सबसे स्टार्टिंग में इन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रीजनिंग क्या लगाई हुई है, मतलब इक्वेशंस बनाने से पहले उन्होंने 2-3 लाइनें लिखी है ना कुछ, माना है, लेट किया ना, लेट किया है कि कंफर्म है वो, मतलब ये श्योर नहीं है कि आइस कहाँ पे जाएगी, तो अब आपने लेट किया होगा, फिर कैलकुलेशन के बाद देखो नीचे इन्होंने कुछ किया है लिखा होगा, इसका मतलब जो आपने लेट किया था वो गलत हो गया। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि एक अप्रोच तो ये है कि हम एक इंट्यूशन के बेस पर कुछ मान ले पहले, और फिर उसके बाद चेक करें उसको कि सही हुआ था कि गलत हुआ था। ऑल्टरनेटिवली इसको ऐसे करो आप, ऑल्टरनेटिवली इस क्वेश्चन को अगर आप ग्राफिकल मेथड से करना चाहो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हीट को प्लॉट करें और वर्टिकल एक्सिस पर टेम्परेचर को, इस टाइप का ग्राफ कल बता चुके हैं। इतना डिसाइड करिए इसमें से हीट एब्जॉर्ब कौन कर रहा होगा और हीट रिलीज कौन कर रहा होगा, इनमें से कौन किसको हीट ट्रांसफर करेगा। वाटर आइस को, वाटर से आइस में हीट जाएगी, यानी आइस की हीटिंग होगी। तो आइस जब हीट होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले -20 पर, -20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक हीट होने में इसको जो हीट चाहिए
याद करें ये अमाउंट Q1 था, तो ये Q1 अमाउंट कितना आएगा, मास इसका 5 ग्राम है, दिस इज Q1, ये था 5 ग्राम, इस 0.5 20, तो हो गया ये 10 50 नहीं 50 हुआ 50 कैलोरी, यूनिट दिया होगा उसमें, यूनिट से इतनी। और अगर आइस और हीट होती, मानिए इसके बाद भी आइस की हीटिंग होती, हाँ मतलब अगर ये यही ना रुकता, सपोज दैट आइस को अभी और हीट करने जा रहे हैं, तो पहले इतना हीट कर लीजिए, और हीट करते तो ये 0 से मेल्ट होता। अब इसमें और जो हीट ऐड करते हैं हम Q2, वो ml होता, वो होता है मास 5 ग्राम इंटू लेटेंट हीट, वो 80 दिए, 5 इंटू 80 400, तो इसमें 400 और ऐड कर लेते, यानी कि टोटल वैल्यू यहाँ पर क्या पहुंच जाती है आपकी, नहीं हीट का टोटल अमाउंट 50 पहले था और 400 फिर हो गया, दिस वैल्यू इज 450। ये हुआ, सुनो अभी, मतलब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसान लगेगा ये। नाउ साइमल्टेनियसली आप इसे 10 ग्राम वाटर का भी डायग्राम बनाओ, इससे हीट बाहर आ रही है, सुनिए 10 ग्राम वाटर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे, ये 30 से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाने में कितनी हीट रिलीज कर चुका होगा, तो 30 से 0 जाने में हीट जो इसमें से निकलेगी, मास, स्पेसिफिक हीट और चेंज ऑफ टेम्परेचर, 10 इंटू 30 300, तो 300 और 300 तो यही आएगा ना, 50 और 450 के बीच में कहीं आएगा, यानी यहाँ कहीं पर कोई 300 वैल्यू होगी। इसका मतलब ये 30 से 300 कैलोरी हीट निकलने के बाद 30 से 0 पे आ गया। दोनों ग्राफ साइमल्टेनियस बनाएंगे, और दोनों ग्राफ का जहां पर इंटरसेक्शन मिल गया आपको, यही पॉइंट है जहां दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर गए, दिस इज एंड ऑफ अ प्रोसेस, यानी यही इक्विलिब्रियम है। और क्योंकि दोनों के ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट आइस के कंप्लीट मेल्ट करने वाले पॉइंट से पहले ही आ चुका है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब पूरी आइस मेल्ट होगी ही नहीं समझे बात, तो हमारा पूरा ग्राफिकल सोल्यूशन है, इसमें क्लियर है कि आइस पूरी, आइस तक नहीं ला रहे हैं, देखिए वाटर आइस को हीट कर रहा है ना, तो यानी कि इसमें से हीट निकल रही है, और जो हीट इसमें से निकलेगी वही वाली हीट तो आइस में जा रही है, इधर से हीट निकल रही है और इधर से हीट वापस इधर जा रही है, तो जब जिसमें से हीट निकल रही है, हमने एक गैस वर्क लगाया है कि अगर इसमें से हीट निकल रही होगी तो कितनी हीट निकलने के बाद ये 30 से 0 तक जा सकता है, तो वो हमारा आंसर क्या आ रहा है 300, कि अगर यहाँ से 300 कैलोरी हीट निकल जाए, अगर इस 10 ग्राम पानी में से 300 कैलोरी की हीट बाहर चली जाएगी, तो ये 10 ग्राम पानी जो 30 डिग्री सेल्सियस पर है ये 0 पे चला जाएगा, और वही 300 कैलोरी जब इसको मिलेगा तो ये -20 से पहले 0 गया होगा और 0 से कुछ मेल्ट हुआ होगा, नहीं है क्लियर। तो इसमें वो लेट वाला अप्रोच खत्म हो जाती है, हम ग्राफ में दिखाएंगे, आपको ग्राफ में क्लियर दिखता है कि भी क्या सोल्यूशन है इसका, मतलब जिन दो चीजों को मिक्स कर रहे हो उसमें ऑब्वियसली एक का टेम्परेचर राइज हो रहा होगा और एक का टेम्परेचर फॉल हो रहा होगा, दोनों के ग्राफ बनाइए, और दोनों के ग्राफ जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही इस प्रोसेस का बिल्कुल एंड पॉइंट माना जाएगा। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन मुझे साफ दिख रहा है कि जहां पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितनी है, इधर देखो बस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू 0, यानी कि इस मिक्सिंग का फाइनल टेम्परेचर जो होगा 0। और एक मिनट, जहां पर प्रोसेस एंड हो रही है, ये अमाउंट ऑफ हीट कितनी हुई 50 के आगे, 50 कैलोरी ऑलरेडी आप यहाँ पर यूज कर चुके हो, और ये 300 कैलोरी पे आ रहा है, तो यानी ये हीट कितनी है, यानी कि 250 कैलोरी हीट
अवेलेबल है मेल्ट करने के लिए। तो 250 कैलोरी हीट से कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी? 250 कैलोरी हीट यूज की गई है आइस को मेल्ट करने में, तो इतनी कैलोरी से कितने ग्राम आइस मेल्ट होगी? तो वो निकालने के लिए हीट को लेटेंट हीट से डिवाइड कर देते हैं। 250 अपॉन 80, 250 बाई 80, तो 250 बाई 80 हो गया 25 बाई 8, विच इज समथिंग 3.12, यानी कि 3.125 ग्राम आइस मेल्ट हो गई। तो कितनी बच गई आपके पास? 5 ग्राम आइस थी यार, 5 ग्राम आइस में इतनी मेल्ट हो गई, तो बचा क्या? 2 कैसे बचा? 1 बचा ना, 1.5 में से इतना माइनस करेंगे तो 1.875 शायद। तो फाइनल टेम्परेचर 0 है, और हम ये कहेंगे कि फाइनली 1.875 ग्राम आइस रिमेनिंग है, बची हुई है। और कितना पानी हो गया? वाटर कितना हो गया? तो जितना आइस मेल्ट हुआ ये भी तो वाटर बन जाएगा, और 30 ग्राम वाटर, सॉरी 10 ग्राम वाटर पहले से लेके आए थे। इसका मतलब 9, इतना तो आइस बचा, और प्लस 13.125 ग्राम वाटर है। और ये सब कुछ फाइनली कितने टेम्परेचर पे है? 0। अब देखो इनके जो आंसर है, इन्होंने पहले क्या माना कि भाई पहले पूरी आइस मेल्ट हो गई, उसके बाद पता चला कि कैलकुलेशन करने के बाद यार ये तो जमसे गलत हो गया, तो फिर इन्होंने रिकैलकुलेट किया ये मान करके कि कुछ आइस मेल्ट हुई होगी। फिर वो कुछ आइस का मास भी निकाला होगा। ग्राफिकल सोल्यूशन में क्या होता है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ से क्लियर मालूम चल जाता है कि यार इक्विलिब्रियम जहां पर आ रहा है वो कंप्लीट मेल्टिंग के बाद आ रहा है या फिर कंप्लीट मेल्टिंग से पहले आ रहा है। तो क्लियर हो जाता है कि फुल मेल्टिंग होनी है कि नहीं होनी है। और ग्राफ दोनों बॉडीज का एक ही एक्सिस पे बनाओ, सेम एक्सिस के ऊपर, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करो आइस के ग्राफ के लिए, और वही कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करें दूसरे वाले के ग्राफ के लिए। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि जो हीट रिलीज कर रहा होगा उसमें टेम्परेचर डिक्रीजिंग साइड पे दिखाना होगा, और जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा उसमें टेम्परेचर राइजिंग साइड पे दिखाओ। ठीक है, ये ट्रस्ट मानो इजी है बहुत। एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज में 7th नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन देखो। इसमें किसको किसको मिक्स किया गया है? आइस और स्टीम हो रहे हैं। जैसे इसमें आइस को वाटर के साथ मिक्स किया है, कभी ना क्वेश्चन चेंज हो गया, आइस और स्टीम मिक्स हो रहे हैं। डेटा एक बार चलो फिर से एक बार बताओ जरा, देखो न समझ आओ तो देखो फिर से एक बार दिखा रहे हैं, एक बार फिर दिखा रहा हूँ कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को। आइस प्लस स्टीम, कितना स्टीम ले रहे हैं? 1 kg, बहुत ज्यादा स्टीम है। चलिए, तो स्टीम 1 kg है, तो स्टीम तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगी। और जो आइस मिक्स की है वो कितनी है? ये भी 1 kg है। टेम्परेचर 1 kg आइस 0 पे, और उसको 100 मतलब 1 kg स्टीम के साथ मिलाया गया। ठीक, अब एक काम करो, बाकी डेटा तो दिया होगा ना सब कैलकुलेट करने के लिए, स्पेसिफिक हीट वगैरह सब दिया हुआ है। सुनिए, सुन 2 मिनट लगे, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा अगर हमारे ग्राफ सही से बन जाए। हीट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टेम्परेचर ऑन द वर्टिकल एक्सिस।
पहले हम आइस के लिए, ऑब्वियसली आइस में हीट जाएगी, तो इसका ग्राफ 0 से स्टार्ट करें। जब आइस ऑलरेडी 0 पे है और इसमें अगर हीट आप डालोगे 0 डिग्री सेल्सियस आइस में अगर हीट डालते हो तो ये इसी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा। कितनी हीट के बाद, मतलब इसकी कंप्लीट मेल्टिंग कितने हीट के बाद आएगी? आइस के कंप्लीट मेल्टिंग के लिए आपको क्या हीट चाहिए यहाँ पर, कितनी हीट? ml कैलकुलेट करो कितनी आएगी। Fe12 मास 8 दिया into है 10 बुक में, देख के बताओ। हाँ जी, So दिया है 3.36 into 10 to the power 5. 3.36 इंटू 10 to the power 5. तो एक काम करो, हीट में हम 10 टू दी पावर 3 को सेपरेट कर दे रहे, तो यहाँ पर हम 336 लिख सकते हैं इसको, ये ना भी लिखें तो ये बेसिकली 336 और 3 जीरो और हो गए इसमें। इतनी क्या है जूल्स कैलोरी, जूल्स में ना, मतलब अगर 336,000 जूल्स इतनी हीट अगर आइस को मिल जाती है, अगर इतनी हीट आइस को मिल जाती है तो वो पूरा मेल्ट कर जाएगा। अब हमारा डाउट है कि ये हीट उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये कैसे पता लगाए? स्टीम से चलते हैं। स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, नहीं तो डायरेक्ट वाटर थोड़ी, हाँ पहले तो पहले कंडेंसेशन होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम जब कंडेंस हो जाएगा तो कितनी हीट निकली होगी, वो भी Ml12 से आएगी। वो निकालो जरा कितनी आ रही है, 2.26, और इससे ज्यादा है कि कम है? कम है ना, मतलब पूरी स्टीम कंडेंस हो करके भी ये हीट प्रोवाइड नहीं कर सकती। ओके, वैल्यू से कम आ रही है तो वो ग्राफ जो होगा वो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी। और वैल्यू बताना है एक बार, कितनी बता रहे हो? 226,000, एक और जीरो आएगा, Yes sir, एक 0 और आएगा, so ज्यादा हीट इससे है। ज्यादा हो गया वो, फिर तो इससे ज्यादा हो गया ना वो, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ओके, फिर तो इसका मतलब कंप्लीट कंडेंसेशन यहाँ है। ये वैल्यू आप बता रहे हो 226, और यानी स्टीम का फुल कंडेंसेशन बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेगा और उससे कम हीट पर हमारी आइस मेल्ट हो रही है। अब इसके आगे क्या करें? आइस वाले ग्राफ को और कंटिन्यू करिए, इसका मतलब ये श्योर है कि आइस पूरी मेल्ट होनी है। अब आइस यह 0 डिग्री सेल्सियस आइस थी आपके पास, पूरा मेल्ट होकर के क्या बन गया वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, और हीट उसमें जाएगी जब, तो वो 0 से 100 तक चला जाएगा। कितनी हीट में? 0 से 100 कितनी हीट में जाएगा? पानी, और पानी 1 किलोग्राम है। 1 kg वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए जो हीट आप दोगे ms डेल्टा टी से, तो मास हो गया 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 दिया हो, वो 4200 जूल्स में 4200 है, 4200 होता है इन जूल्स। आगे पीछे किसी न्यूमेरिकल में दिया होगा, कहीं दिया होगा किसी न्यूमेरिकल में, उसमें नहीं दिया होगा तो नीचे वाले न्यूमेरिकल में दिया होगा। Yes sir है। 4200, तो 1 इंटू 4200 इंटू 100, तो 42 और 4 जीरो और हो गए। तो इसमें अगर हम 42 और 4 जीरो और लगा दे तो 1 2 3 4 और 42, तब भी इससे तो कम ही होगा। दिस प्लस 42 एंड 4 जीरो उसके आगे लगा करके अगर ऐड भी कर लोगे तो इस वैल्यू से तो कम ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, और ये वैल्यू जो होगी इसके नीचे वाली वैल्यू दिस, और इसमें और हम ऐड कर रहे हैं 42 और उसमें 4 जीरो, तो यहाँ पर आप दोनों ग्राफ कट हो गए ना, यही इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब बताओ। नहीं नहीं, एक आराम से हमने आइस को क्या किया, ठीक, नहीं तो पूरी कंडेंस हुई कि नहीं ये कैसे बात करो। हाँ, हम्म, तो
अगर स्टीम पूरी कंडेंस हुई ही नहीं है तो स्टीम के कंडेंसेशन से जो वाटर आएगा वो तो 100 पे ही रहेगा। स्टीम जब तक पूरा कंडेंस ना हो जाए तब तक तो वाटर मतलब पार्शियल कंडेंसेशन जो होगा उसका, पार्शियल कंडेंसेशन हुआ स्टीम का हुआ मतलब कि थोड़ी वो 100 पे मेंटेन रहता है भाई। जब तक कि पूरा कंडेंसेशन नहीं हो जाएगा तब तक वो 100 के नीचे नहीं जाएगी। आपको लग रहा होगा कि शायद इस वाले वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो 100 वाले का कम भी होगा, नहीं। अभी ये बताओ, इससे साफ दिख रहा है ना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट 100 पे जा रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर इन दिस क्वेश्चन इज 100। मेहनत तो नहीं पड़ेगी, चाहे एजम्पशन लेके बनाओ चाहे ग्राफ लेके बनाओ। भाई एजम्पशन में भी तो यही मेहनत है, किस्मत अच्छी रही तो पहला एजम्पशन सही हो जाएगा, और बाई चांस ना अच्छी रही तो भाई आपने मेहनत करी, पूरा कैलकुलेशन किया, मालूम चला कि जो माना था वो गलत हो गया है, फिर पैनिक हो गए, फिर पता चला आप रीस्टार्ट कर रहे हो उस क्वेश्चन को। सर इन सबको जूल्स में लेने के या कैलोरीज में करेंगे तो मतलब कैलकुलेशन में देखने में वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी, नहीं पड़ेगी। यस सर, मतलब बहुत छोटी हो जाएगी सर वो तो। थोड़ी। अच्छा ये भी देखो, पॉइंट जहां पर मिल रहा है, जो इंटरसेक्शन जहां हो रहा है, आप ये देखिए, क्या यहाँ तक स्टीम पूरी कंडेंस हो गई? नहीं उन्हें बच गई। और ये इस पॉइंट तक टोटल हीट कितनी है? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना आएगा? दिस प्लस 42 तक, इन दोनों को ऐड करके देखिए, 756000। तो 756000 यानी इतनी हीट, इतनी 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 हीट कंडेंसेशन में आई है। तो इतनी हीट अगर कंडेंसेशन से आ रही है तो कितना स्टीम कंडेंस हुआ है? दिस डिवाइडेड बाय स्टीम का जो लेटेंट हीट है, तो 756000 और डिवाइडेड बाय जो वैल्यू दी गई है स्टीम के उसका स्टीम के लेटेंट हीट की वैल्यू। जरा एक बार कैलकुलेटर से देखिए, कैलकुलेटर से यूज करिए 756000 और डिवाइडेड बाय जो लेटेंट हीट वेपोराइजेशन का दिया गया है। इससे ये मालूम चलेगा कि कितनी स्टीम कंडेंस हुई है। सेवन फाइव सिक्स ट्रिपल जीरो और वो 226 था ना, तो साथ में कुछ हो। सर 0.33 आ रहा है। 0.3 पॉइंट कहाँ से आएगा? 1 kg स्टील की 0.334 किलोग्राम, मतलब इसको जब लेटेंट हीट से डिवाइड करेंगे तो 0.334 किलोग्राम स्टीम कंडेंस हो गई। इतनी स्टीम कंडेंस हो गई है, तो बचा कितना स्टीम? तुम पगला क्यों? 1 kg स्टीम थी, उसमें से इतना कंडेंस हो गया, तो 1 में से इसको माइनस करोगे तो वो बचा हुआ अमाउंट आएगा ना, रिमेनिंग स्टीम है, वो आगे स्टीम आ जाएगी। और ये जो स्टीम कंडेंस हो गई ये तो पानी बन गई। तो फाइनली हमारे मिक्सचर में वाटर कितना होगा? हाँ, बिकॉज 1 kg जो आइस थी वो भी मेल्ट हो चुकी है और स्टीम इतनी कंडेंस हो गई, तो स्टीम के कंडेंसेशन से भी वाटर आया, आइस के मेल्ट होने से भी वाटर आया। तो 1 kg वाटर यहाँ से और इतना किलोग्राम वाटर यहाँ से, तो अल्टीमेटली फाइनल 1.334 kg वाटर होगा। 1 kg में से 0.334 माइनस कर दीजिए, उतने किलोग्राम स्टीम बची, और टेम्परेचर होगा फाइनल 100 डिग्री सेल्सियस का। तो बस इतनी मेहनत अगर आप कर लो ना ग्राफिकल वाला पार्ट, तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है कि हमारा आंसर गलत नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है कि मास नहीं पूछते, वो सिर्फ टेम्परेचर पूछते हैं, तो टेम्परेचर पूछने में तो कैलकुलेशन भी नहीं लगती, वो तो साफ दिख रहा है कि 100 पे ही इक्विलिब्रियम हमारी। या कभी कभी चारों ऑप्शन में से एलिमिनेशन आराम से कर लेते हैं।
और ये दोनों ही जेई में आते हैं, मतलब मेंस में भी आते हैं और एडवांस में भी आते हैं दोनों। हाँ आता है, एडवांस में भी कभी पूछते हैं इसको क्वेश्चन। बट ये कि एडवांस में एक्सक्लूसिवली कैलोरीमेट्री का नहीं आता है, मतलब वो क्या करते हैं कि जैसे कैलोरीमेट्री और साथ में पता चला हीट ट्रांसफर लगा दिया, कैलोरीमेट्री प्लस ही वो लगा थर्मोडायनेमिक्स लगा दी। आया समझ भाई? प्रोसेस क्लियर है, मेथड क्लियर है इस तरह से करने का? नहीं, ये मेथड क्लियर है करने का, ग्राफिकल मेथड। ठीक। तो ये तो हो गया अपना कैलोरीमेट्री है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मतलब थर्मल एक्सपेंशन में हीट का इफेक्ट हो गया, कैलोरीमेट्री में हीट का अमाउंट आ गया। तीसरा पार्ट ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट जाएगी कैसे। हीट मिलने से बॉडी एक्सपैंड होती है, और कितनी हीट चाहिए किसी प्रोसेस में वो भी कैलकुलेट हो गई। तीसरा मुद्दा ये आता है कि जिस हीट की हम लोग बात कर रहे हैं वो हीट आप लाओगे कैसे, मतलब उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो इसके बेसिकली दो मोड है जो मेजर वाले। एक होता है कि हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन मोड, मेजर में कंडक्शन और रेडिएशन दो मेजर मोड्स है हमारे। मतलब हीट का ट्रांसफर दो बॉडीज के बीच में, बिटवीन द टू बॉडीज, या तो कंडक्शन से होगा या रेडिएशन से। वो भी ठीक है, आपका जो पॉइंट है ना कि तीसरा मोड भी है कन्वेक्शन। तो अब स्टार्ट करो यार इसके ना, ब्रीफ ब्रीफ में ही चल रहे हैं हम लोग, बता रहे हैं और बता रहे कैसे करना है। मतलब हम थियोरेटिकल एंगल पर टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल एंगल से पढ़ाएंगे। नहीं, वो ऐसे नहीं मालूम चलेगा आपको, वो मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। प्रोसेस नहीं है ये हीट के ट्रांसफर करने की मैकेनिज्म है। प्रोसेस तो अलग हो गया, प्रोसेस कैसे पता लगाते हैं वो तो अभी मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। कि आप मेरे ख्याल से ये पूछ रहे हो कि हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि ये प्रोसेस आइसोबैरिक है कि एडियाबैटिक है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट जाएगी कैसे। तो उसका दो आंसर है ना, या तो कंडक्शन से जाएगी, या कन्वेक्शन से जाएगी, या रेडिएशन से जाएगी। अब जैसे कंडक्शन में हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी ए है और उस बॉडी ए का, इनफैक्ट बॉडी वर्ड नहीं यूज करेंगे, इसके लिए वर्ड यूज करोगे रिजर्वायर्स का। हमारे पास कोई एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर्स क्या होते पता है? नहीं, हीट लॉस होता है। रिजर्वायर का मतलब होता है कि इसमें हीट जाएगी, इससे हीट बाहर भी जाएगी और इनमें हीट अंदर भी आएगी, बट इनके टेम्परेचर्स नहीं चेंज होंगे। रिजर्वायर को आप ऐसे मान लीजिए कि 500 लीटर की टंकी है, कोई 500 लीटर की घर की टंकी है पानी की, उसमें से जा करके आप 2 चम्मच पानी निकाल लाइए, तो उस टंकी के पानी का लेवल कितना बदल जाएगा। या एक गिलास पानी लिया, उसमें से 1000 लीटर की टंकी में से एक गिलास पानी आप बाहर निकाल लो, समुद्र में से निकाल लो, चलो टंकी भी छोड़ दीजिए, समुद्र में से एक बाल्टी पानी ले आइए, अब उसका लेवल कितना कम हो जाएगा। थियोरेटिकली कम नहीं होगा, या हमको दिख नहीं रहा वहाँ, मतलब होगा, लेकिन अब इतने बड़े समुद्र में एक बाल्टी पानी अगर बाहर नहीं भी है तो नेग्लेजिबल हुआ, वो रिजर्वायर है। लेकिन एक बाल्टी पानी में से अगर आप 4 मग पानी निकाल लो, तो क्योंकि बाल्टी छोटा साइज का है और जो सी और रिवर्स है वो बड़े साइज के हैं, तो रिजर्वायर मतलब इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं कि इनमें से थोड़ी सी हीट अगर चली भी गई या थोड़ी हीट इनमें ऐड भी हो गई तो इनके टेम्परेचर मेंटेन है। तो लेट दिस टेम्परेचर बी T1। मतलब कुल मिलाकर के रिजर्वायर इज अ लार्ज ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट टेम्परेचर। और एक दूसरा रिजर्वायर भी है,
नाउ एक सेकंड रिजर्वायर 2 मान लीजिए जिसका टेम्परेचर T2 है और T2 लेस देन T1 है। ठीक है जी। तो नाउ वी हैव 2 रिजर्वायर्स। इंपॉर्टेंट है रिजर्वायर वर्ड, इंपॉर्टेंट है रिजर्वायर वर्ड अपने आप में न्यूमेरिकल में इसकी सिग्निफिकेंस है। अगर उन्होंने रिजर्वायर लिखा है तो आपको अपने आप ये मान लेना पड़ेगा कि T1 की वैल्यू कांस्टेंट है और T2 की वैल्यू भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट। अब अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हीट इस वाली बॉडी में चली जाए, इस ऑब्जेक्ट की हीट दूसरे बॉडी में जाए, तो इन दोनों में हीट को ट्रांसफर करने के लिए दोनों को आप किसी कंडक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर दो। एक मेटेलिक रॉड लाइए और मेटल की रॉड से इन दोनों को जब आपस में कनेक्ट कर देंगे तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ कंटिन्यूसली हीट फ्लो होती जाएगी और वो हीट जो फ्लो होगी वो एक पर्टिकुलर रेट पर ट्रांसफर होगी। मतलब पर सेकंड कितनी हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी उसका रेट अगर डिफाइन करोगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला देते हो जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिमिलर है, सिमिलर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रिजर्वायर टू द अदर रिजर्वायर इज सिमिलर टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर is given by the temperature difference जो कि ओम्स लॉ के पोटेंशियल डिफरेंस का एनालॉग है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इट इज जस्ट लाइक ओम्स लॉ। हम यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हीट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीट का एनालॉग जो है वो है चार्ज। तो अगर कोई पूछे कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब एक मेटल से दूसरे मेटल में चार्ज ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी याद करो कि अगर हमारे पास कोई एक मेटल है और एक और मेटल है, एक मेटल पे 50 कूलम्ब का चार्ज है, एक मेटल पे 20 कूलम्ब का चार्ज है। हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ चार्ज यहाँ चला जाए, क्या करें इसके लिए? बिना कनेक्शन के हो पाएगा कुछ? अबे चार्ज कहाँ, तुम नींद में हो, तुम नींद में हो इस समय। अब ये जब टॉपिक निकल जाएगा तो आप प्रैक्टिस की एप्लीकेशन पार्ट में फिर झेल जाओगे। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आपको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करना है तो आप इनको एक वायर से तो कनेक्ट करोगे ना। तो ये वायर क्या करेगा, हाई पोटेंशियल वाले साइड से लो पोटेंशियल वाली साइड पर कुछ चार्ज ट्रांसफर करेगा और तब तक करेगा क्या ना बराबर हो जाए, पोटेंशियल से बराबर ना हो जाए। यही काम हम यहाँ पर इसमें हीट के साथ कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हम हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। और कब तक करेंगे? जब तक टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, और वो कभी होगा नहीं क्योंकि रिजर्वायर रख लो। रिजर्वायर का मतलब ये टेम्परेचर डाउन होगा नहीं और रिजर्वायर का मतलब ये टेम्परेचर भी ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जब ये टेम्परेचर डिफरेंस खत्म होगा ही नहीं तो दो रिजर्वायर्स के बीच में हीट का एक कांस्टेंट रेट पर और इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो होता रहेगा। तो हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि पर सेकंड कितनी हीट ट्रांसफर की जा रही है, और ये हमने ओम्स लॉ का एनालॉग दिया है। टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोगों ने रखा है एनालॉग टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे देखिए रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर करंट होता है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इसको आप चाहो तो यहाँ पर हीट करंट कह दो, एच मान ले इसको, रेट ऑफ हीट करंट एच, जो इलेक्ट्रिसिटी में कौन से करंट के एनालॉग है? इलेक्ट्रिसिटी में दिस इज एनालॉग टू आई। ओम्स लॉ में कहा गया था दिस आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय, तो इलेक्ट्रिकल करंट के एनालॉग पर हीट करंट, ट्रांसफर ऑफ चार्ज के एनालॉग पर ट्रांसफर ऑफ हीट, पोटेंशियल डिफरेंस के एनालॉग पर टेम्परेचर डिफरेंस।
ठीक है, इससे मतलब आसान रहेगा याद करने में। और इवन करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था, रो टाइम्स एल अपॉन, उसमें जो रो था उसको क्या कहते थे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसको 1 अपॉन कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा कंडक्टिविटी। यही चीज यहां भी कही गई है, दिस रेजिस्टेंस इज एल, सिग्मा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो उसके एनालॉग पर यहाँ कैपिटल के थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के एनालॉग पर थर्मल कंडक्टिविटी, बाकी एरिया यहाँ पर भी है और एरिया यहाँ पर भी है। तो ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रख सकते हो कि अगर हम हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं बिटवीन द टू बॉडीज, तो ये मैकेनिज्म वैसे ही है जैसे कि चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है और ट्रांसफर ऑफ हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। चार्ज ट्रांसफर करने के लिए हमें दोनों बॉडीज के बीच में एक मेटेलिक वायर चाहिए, तो हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमें दोनों रिजर्वायर्स के बीच में एक मेटेलिक रॉड चाहिए। पूरा एनालॉग है, कंप्लीट एनालॉग से देख सकते हैं इसको। तो याद करने वाला बर्डन यहाँ से कम कर सकते हो अपना, इसके फॉर्मूले वार्मूले जो है रेजिस्टेंस से याद हो जाते हैं। सर इस केस में रेजिस्टेंस कौन लगाता है? नहीं, रेजिस्टेंस मतलब उसको एनालॉग बोल रहा हूँ, एक्चुअली रेजिस्टेंस नहीं है, थर्मल, जस्ट लाइक उसका इक्विवेलेंट कह रहा हूँ। रेजिस्टेंस कौन देखिए करंट में तो रेजिस्टेंस की थ्योरी अलग थी ना यार। करंट वाले Yes, न्यूमेरिकल में ये कहते थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं और वो बार बार एटम से कोलाइड करते हैं तो रेजिस्टेंस आ जाती है इनमें। तो हमने रेजिस्टेंस का सिर्फ मैथमेटिकल एनालॉग रखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर भी एक्चुअली कोई रेजिस्टेंस है। yes. जस्ट न्यूमेरिकल करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि हीट ट्रांसफर और करंट चार्ज ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर और चार्ज ट्रांसफर को सिमिलर देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले इसमें ऐसे आने वाले हैं जो हम अब डिराइव न करें, पहले कर चुके हो यहाँ पर करंट वाले चैप्टर में, एज इट इज कॉपी कर सकते हो। बताइए, करंट का पूछना, लेकिन अभी भी कह रहा हूँ, हम जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई हम लोग अपना फोकस रखते हैं खाली फॉर्मूले के ऊपर। तो फॉर्मूला अपने आप में ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं वो, भाई जैसे आप देखो बैटरी भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, बैटरी भी तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है। तो क्या उस ट्रांसफर करने से बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है? 20 वोल्ट की बैटरी है, उसमें से करंट निकली, तो क्या वो 20 वोल्ट की बैटरी 18 वोल्ट की हो जाएगी? तो क्या ये जरूरी है कि जब हमने चार्ज ट्रांसफर किया होगा बिटवीन द टू बॉडीज, सुनो अभी, दो बॉडीज में जब चार्ज ट्रांसफर किया होगा तो क्या ये जरूरी है कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाए? जरूरी है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बैटरी के केस में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर पूछो कि क्या ये जरूरी है कि जब हम हीट को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट, तो उन ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर डिफरेंस बदल जाएगा? क्या ये जरूरी है? नहीं। कि अगर आप हीट का ट्रांसफर एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में कर रहे हो, तो आप ये कहोगे कि टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर 1, टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर 2 बोथ आर इंडिविजुअली कांस्टेंट एंड देयरफॉर टेम्परेचर डिफरेंस इज कांस्टेंट। बट अगर हम हीट का ट्रांसफर दो फाइनाइट बॉडीज के बीच में करें, फाइनाइट बॉडीज हो, रिजर्वायर से ना हो, ये वैसे ही होगा। एक इसको ऐसे भी मानिए, आपके पास 10,000 लीटर कैपेसिटी का 10,000 लीटर कैपेसिटी का एक टैंक है और एक और टैंक है वो भी 10,000 लीटर कैपेसिटी का है, या वो मान लीजिए 15,000 लीटर कैपेसिटी का है। दो बड़े बड़े टैंक, पानी की टंकी जो मोहल्ले में लगाते हैं हम लोग, वो वाली टंकी है। ऐसे समझो, पानी की टंकी जो मोहल्ले में होती है और पानी की टंकी जो हमारे छतों पे होती है, इनमें रिजर्वायर किसको बोलोगे?
पूरे कॉलोनी की जो पानी की टंकी है वो रिजर्वायर है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और हमारे छतों पर जो लगी है वो तो फाइनाइट है ना। अगर इसको 20,000 मान लेते हैं, 20,000 लीटर वाली टंकी में एक सर्टेन हाइट तक पानी भरा हुआ है, 15,000 लीटर वाली में भी एक सर्टेन हाइट तक पानी भरा है। सुनो अभी एक मिनट यार, हम चाहते हैं कि यहाँ से वाटर को इसमें ट्रांसफर कर दिया जाए, इसमें से पानी इसमें ट्रांसफर कर दें। क्या करना पड़ेगा? पाइप लाओगे और वो पाइप इन दोनों टंकी में जोड़ेंगे। तो अगर इन दोनों टंकी को एक पाइप से कनेक्ट कर दें तो पानी का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। किधर से किधर की तरफ? जिसमें लेवल ज़्यादा होगा उससे, और कम लेवल की तरफ होगा। और मान लीजिए ये जो पाइप है वो बहुत पतली पाइप है, बहुत ही पतली पाइप। 10 मिनट के लिए पानी ट्रांसफर हो गया, 10 मिनट के लिए यहाँ से यहाँ पानी चला गया। हमने 10 मिनट बाद आ करके और फिर यहाँ का लेवल चेक किया और यहाँ का लेवल चेक किया, कितना डिफरेंस आ चुका होगा वहां पर। बहुत ही नैरो पाइप, पतली पाइप, मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने वाली पाइप, स्ट्रॉ वाली पाइप मानिए। स्ट्रॉ वाली पाइप से आपने 2 टंकी जोड़ी है, मोहल्ले के नगर निगम वाली टंकी है। 10 मिनट में वो कितना पानी यहाँ से यहाँ भेजेगा? भेजे, हाँ, मतलब हम क्या बोलेंगे, हीट का ट्रांसफर भी हो गया, मतलब पानी का ट्रांसफर किया मैंने, बट यहाँ का लेवल और यहाँ का लेवल ऑलमोस्ट क्या रहा, सेम रहा। ये रिजर्वायर्स हो गए, ठीक है। बट यही 20 लीटर की जगह अगर मिलीलीटर कैपेसिटी की होते, मिलीलीटर कैपेसिटी का ये होता है, मिलीलीटर कैपेसिटी का ये होता है। यदि पानी के 2 ग्लास होते हमारे पास, टंकी ना होती, 2 ग्लास होते खाली, एक ग्लास में पानी होता, दूसरी ग्लास में भी पानी है, कम पानी है, और इन दोनों ग्लास को आप पाइप से जोड़ दो। अब बताइए, क्या इनके लेवल में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएंगे? तो ये फाइनाइट साइज हो गया और ये इनफाइनाइट साइज। तो जहां रिजर्वायर्स है, मतलब कि इनफाइनाइट साइज बॉडीज, उनमें हीट का ट्रांसफर हो भी जाएगा, बावजूद उसके टेम्परेचर इस साइड और इस साइड पर मेंटेन। बट अगर यही दोनों फाइनाइट साइज की बॉडीज होगी तो जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होता रहेगा वैसे वैसे इधर का टेम्परेचर भी चेंज होगा, इधर का टेम्परेचर भी चेंज होगा, और दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस भी बदल रहा होगा। तो जिन केसेस में हमारा टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन है, मतलब कि T1 माइनस T2 मेंटेन है, तो उन सभी न्यूमेरिकल्स में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी कांस्टेंट रहेगा। और जिन न्यूमेरिकल्स में T1 T2 दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज हो गई, उनमें T1 माइनस T2 भी एक वेरिएबल क्वांटिटी होगी, और उस वजह से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो भी हमारे लिए क्या रहेगा, एक वेरिएबल क्वांटिटी। मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेट पर हीट ट्रांसफर हो रही होगी। आया को समझ में? तो स्टार्टिंग फॉर्मूला ये रखो आप, स्टार्टिंग फॉर्मूला इज दैट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R, और R के लिए न्यूमेरिकल के लिए इसमें से आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। वो 2 बातें क्या ध्यान में रखनी है? If the transfer is between the reservoirs, the rate of heat transfer will be constant. But if the transfer of heat is between 2 finite bodies, then this rate will be changing with time. ये 2 बातें न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान रखो। हम इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं। हम लोग, मेरा एक्सपीरियंस है ना कि स्टूडेंट न्यूमेरिकल जब पढ़ता है तो उसको रिजर्वायर वर्ड से मतलब ही नहीं होता। क्वेश्चन में रिजर्वायर लिखा होता है, वो सोचता है ऐसे फालतू लिखा हुआ है, मतलब वो उसकी वैल्यू नहीं रखता कोई। उसको यही नहीं मालूम है कि जो रिजर्वायर वर्ड लिखा है ये इसलिए लिखा हुआ है कि टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। और किसी क्वेश्चन में रिजर्वायर नहीं लिखा है तो वहां पर अपने आप टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब कुछ भी कहीं भी अपने हिसाब से चल रहा है। अब मैं इसका न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। एज ए न्यूमेरिकल सोचिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसको। सपोज दैट
अगर कहा जाए कि एक बहुत बड़ा लार्ज, वेरी लार्ज टैंक है, अ वेरी लार्ज टैंक इनसाइड विच देयर इज अ बॉइलिंग वाटर, और इधर दूसरे साइड पर एक बहुत बड़ा, मतलब एक लार्ज आइस रखा गया हो, तो ये जो लार्ज वर्ड क्वेश्चन में लिखा होता है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? लार्ज टैंक, लार्ज आइस, इनफिनाइट वर्ड। ये भाई पानी की टंकी वाले बड़े बड़े टंकी हैं, इनफाइनाइट साइज इनका। दूसरा मतलब ये हुआ कि अंदर बॉइलिंग वाटर है तो कितना टेम्परेचर होगा यहाँ पर 100, उधर आइस है तो कितना होगा। अब आपसे कहते हैं कि नाउ अ मेटल इज कनेक्टेड, अ मेटल इज कनेक्टेड बिटवीन देम एंड दिस मेटल इज कनेक्टेड फॉर सर्टेन टाइम। मान लो t सेकंड्स के लिए इस मेटल को इन दोनों के बीच में कनेक्ट किया, तो जैसे ही आप मेटल को कनेक्ट करोगे ये मेटल हीट को ट्रांसफर कर देगा, कहाँ से कहाँ तक, आइस तक, और उससे यहाँ पर क्या होगा। अब पूछे कितनी आइस मेल्ट हुई, तो एक्चुअल क्वेश्चन कैलोरीमेट्री का ही है, कैलोरीमेट्री का ही क्वेश्चन है, बट उसमें हीट ट्रांसफर भी बीच में डाल दिया। तो अब ऐसे में अगर पूछा जाए कि कितना अमाउंट आइस का मेल्ट हो जाएगा आफ्टर t सेकेंड्स, तो ये मेटल लेफ्ट साइड से राइट साइड तक हीट को ट्रांसफर कर रहा है। अच्छा, मेटल की लेंथ, मेटल का एरिया और इसकी कंडक्टिविटी सब गिवन है। तो नहीं, तो मेटल तो हीट को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, मेटल हीट एब्जॉर्ब करने का काम थोड़ी कर रहा है। नहीं, मेटल में कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब आप एक कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर के बीच में वायर डालते हो तो उस वायर का क्या काम होता है वहां पर? उसका काम तो खाली इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेके जाने का है, मेटल हीट अप नहीं होगा। मेटल का काम सिर्फ इतना है कि इस बॉइलिंग वाटर में से हीट ले लो आप, इससे हीट निकल कर और उसको कहाँ भेज दे, इधर हीट ट्रांसफर करिए। ट्रांसफर करना है, क्रिएट नहीं करना है। मतलब मेटल जो है वो एक तरीके का ट्रक टाइप की चीज, मान लो ट्रक है, वो एक जगह से माल उठा करके दूसरी जगह माल भेजने का काम करता है। ट्रक में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है कि हम 50 बोरियां सीमेंट की भेज रहे हैं तो ट्रक के अंदर तैयार कर दे उसको। भाई आप जहाँ बन रहा होगा वहां से उठा लीजिए, जिसको चाहिए उसको जाकर दे दो। ट्रांसफर। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, कितनी हीट हमने भेजी होगी, इस मेटल ने कितनी हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर की होगी, तो उसका आंसर लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस। 100 है और यहाँ पर कितना है, तो 100 माइनस टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। हम ओम्स लॉ देख रहे हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेंटली हमारे दिमाग में चल रहा है, एल अपॉन के, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले का एनालॉग एरिया। इससे क्या निकल के आया हमारा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब कि 1 सेकंड में ये हीट गई है। नाउ क्वेश्चन इज दिस रेट कांस्टेंट और वेरिएबल? कांस्टेंट है इस वजह से क्योंकि ये क्या रखे गए है, लार्ज। तो अगर इस कांस्टेंट रेट से भेज रहे हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए टाइम t से। अब ये अमाउंट क्या मिल गया हमारे लिए, हीट। रेट इनटू टाइम बिकम्स हीट, और यही हीट हमारे आइस को मेल्ट करेगी, तो इसी को हम फर्दर कर देंगे मास इनटू एल। ये एक तरीके का प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन थोड़ी उस लैंग्वेज में होते हैं जिस लैंग्वेज में थ्योरी होती है। बुक्स में थ्योरी की लैंग्वेज अलग होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है जो अगर नहीं समझ आई तो हम पता चला उल्टा सीधा कोई फॉर्मूला लगा के बैठ गए। तो अब ध्यान रखना, फिर बोलते रहो इसको, मेटल जो है
इसका सोल पर्पस क्या है? सिर्फ इधर से हीट लेकर के उधर ट्रांसफर करना है। कितनी रेट पर ट्रांसफर करोगे, ये इस मेटल की प्रॉपर्टी पे है। मेटल की प्रॉपर्टी पर, मेटल की प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? उसकी लेंथ आती है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, और थर्मल कंडक्टिविटी आएगी। ये तो ऑब्वियसली कि करंट कितनी फ्लो करेगी ये तो डिपेंड करेगा ना कि वायर किस चीज का लगाया तुमने। कॉपर का वायर लगा रहे हो कि स्टील का वायर लगा रहे हो कि एल्यूमिनियम वायर लगाओ, तो नहीं, हीट कंडक्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर आप सेम लेंथ और सेम एरिया में कॉपर लगा दो और उसी लेंथ और उतनी ही एरिया का वुडन मटेरियल लगा दो, तो किसमें हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी? ऑब्वियस कॉपर में, बिकॉज वुड इंसुलेटर माना जाता है। तो लेंथ भी इंपॉर्टेंट है, एरिया भी इंपॉर्टेंट है, और कंडक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा ना जब तक जो मेटल की रॉड है वो लगी रहेगी उसके साथ। हाँ हाँ, तो सर जो आइस जो वाटर करंट में से कन्वर्ट हो मानो जाएगा बच्चे, वो देखो भी। करंट से मानो, करंट तभी तक होगी जब तक वायर होगा। मतलब ये जो मेटल है ये करंट वाले चैप्टर में एज अ वायर काम करता है। अगर वायर ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी? आप बताओ क्या कह रहे हो? सर जो आइस मेल्ट होकर जो वाटर बनेगा वो भी फिर बॉइलिंग वाटर भी हो जाएगा सेकंड टैंक पे जो। नहीं, बट ये लार्ज है तो ये प्रोसेस कभी होगा ही नहीं ना। लार्ज का मतलब हम ये मान लेंगे न्यूमेरिकल में कि ये आइस पूरी कभी नहीं मेल्ट होने वाली, पूरी आइस कभी नहीं मेल्ट हो। ओके। लार्ज मतलब ये मान लीजिए ना, यस सर। मतलब ये पूरा बॉइलिंग वाटर कभी खत्म नहीं होगा और ये पूरी लार्ज आइस कभी मेल्ट होगी ही नहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। ध्यान देना, इसको आएगा कैलोरीमेट्री के साथ मिक्स होकर के ही आएगा, ये अलग से नहीं आता। और एग्जांपल देखो, हम लोगों ने कैलोरीमेट्री में क्या कहा था कि दो अगर लिक्विड मिक्स करे जाए, एक हॉट लिक्विड मिक्स करो और एक कोल्ड लिक्विड मिक्स करो। कल का पहला एग्जांपल याद करिए। तो क्या कहा गया था कि अगर एक हॉट लिक्विड और एक कोल्ड लिक्विड को मिक्स करेंगे तो दोनों का एक फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। तो क्या उसमें दोनों के टेम्परेचर चेंज नहीं हुए? तो अब एक अगली प्रॉब्लम देखो जरा। हम कह दें कि हमारे पास एक m1 मास की एक ऑब्जेक्ट है। m1 मास का ऑब्जेक्ट जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है और टेम्परेचर T1 है। ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 है। और एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका मास m2 दिया गया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 है और टेम्परेचर T2 है, एंड T1 इज मोर देन T2। तो दीज आर मतलब फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट्स। जब ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली फाइनाइट साइज। अगर क्वेश्चन में लार्ज लार्ज ऑब्जेक्ट लिखा है, रिजर्वायर लिखा है, तो उसका मतलब न्यूमेरिकल में ये होता है कि ये टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। बट अगर ऐसा कुछ न्यूमेरिकल में नहीं है, फाइनाइट साइज की बॉडी है, मास फाइनाइट है उसका, तो अब इस केस में क्या होगा? अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को किसी मेटल से ज्वाइन कर दूं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा हो गया, एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो, तो बीच में हमने एक मेटल लगा दिया, एल लेंथ की मेटल, कंडक्टिविटी के और एरिया एक ही। इस मेटल का काम क्या होगा यहाँ पर कि इधर से हीट को निकालेगा और इधर ट्रांसफर करेगा। लेकिन क्योंकि ये फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हीट निकलने से और हीट आने से टेम्परेचर्स जो होंगे इनके वो चेंज होंगे। और जब टेम्परेचर चेंज होंगे तो ये मेटल जिस रेट पर हीट को ट्रांसफर कर रहा होगा वो रेट भी चेंज हो रहा होगा। आ रही बात समझ में? तो इस बेसिस पर अब आपके प्रॉब्लम फ्रेम हो रही है। प्रॉब्लम ये है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस आफ्टर टाइम t, आफ्टर t सेकंड्स। इन दोनों बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करें t सेकंड्स के बाद।
मोटा मोटा समरी याद रख रहे भैया, पर फिर से बोल दे रहा हूँ, हीट ट्रांसफर बिटवीन टू रिजर्वायर्स इज एट अ कांस्टेंट रेट एंड हीट ट्रांसफर बिटवीन द टू डेफिनेट बॉडीज इज एट अ वेरिएबल रेट। बस ये बात ध्यान रखोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें अपने आप मैनेज कर सकते हो। देखो सर, टी सेकंड्स बाद, मतलब आफ्टर टाइम टी सेकंड्स, अगर हम ये मान लें कि जो हमारी फर्स्ट बॉडी थी ऑब्जेक्ट वन, लेट द टेम्परेचर बिकम्स थीटा वन को टेम्परेचर कह रहे हैं, और हमारी दूसरी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर थीटा टू हो गया, क्योंकि ये दोनों साइड टेम्परेचर चेंज हो गया। तो इस समय रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या बोलोगे एट दिस टाइम, जब इधर थीटा वन का टेम्परेचर है और इधर थीटा टू का टेम्परेचर है। तो अभी अगर पूछा जाए कि रेट क्या है जिस पर हीट यहां से यहां तक जा रही हो, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर्मूला है उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। बाद में रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे, ये रेट होगा। तो अगले dt सेकंड्स में, नेक्स्ट dt सेकंड्स जो होगी, उसमें इस रेट को लगभग कांस्टेंट ही मान सकते हो। मतलब अगर किसी टाइम t पर इतना रेट है हीट के यहां से यहां जाने का, तो अगले dt सेकंड्स में हम ये मान सकते हैं कि लगभग इसी रेट पर हीट ट्रांसफर हुआ होगा। तो कितनी हीट बॉडी वन से निकली होगी अगर इससे कैलकुलेट करें। रेट मतलब कि पर सेकंड कितनी अमाउंट ऑफ हीट यहां से यहां भेजी गई है। तो यहां से जो हीट आपने यहाँ पे ट्रांसफर की है, तो इसका मतलब बॉडी वन से हीट निकल गई, बॉडी टू ने हीट एब्जॉर्ब कर ली होगी, और बॉडी वन से जब हीट निकली है, तो ये एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी में से जब हीट निकलेगी तो प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा इसका, जो कैलोरीमेट्री के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। तो dt टाइम के अंदर इस रेट को, मतलब कि थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई आर, रेट मल्टीप्लाइड बाई dt, ये चीज क्या कैलकुलेट हुई है, क्या क्या मतलब dt टाइम में क्या निकाला हम लोगों ने, हीट निकाल dt टाइम पे, हीट वो हीट जो बॉडी वन से निकली है। तो अगर ये अमाउंट ऑफ हीट है जो बॉडी वन से बाहर निकल रही है, तो थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन में तो ये माइनस होगा, हीट बॉडी से बाहर आ रही है, और इस हीट के बाहर आने से बॉडी वन का टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम इसी हीट को कैलोरीमेट्री के हिसाब से m1 s1 और चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि हम dt सेकंड्स में देख रहे हैं तो टेम्परेचर में चेंज भी डिफरेंशियल अमाउंट का आएगा, इसको लिखेंगे d थीटा वन। इक्वेशन देखो पहले, यहाँ पर दो चैप्टर पैरेलल में हमेशा रहेंगे। कैलोरीमेट्री ने ये कहा था कि जो आप हीट बॉडी से निकालते हो या बॉडी में देते हो, उसका कंसिक्वेंस होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर। और हीट ट्रांसफर चैप्टर ये बताता है कि जो हीट एक बॉडी से निकली और दूसरी बॉडी में गई, वो किस रेट पर गई थी। ये ट्रांसफर वाला चैप्टर बता रहा आपको, ठीक है। अब दूसरी बॉडी के लिए जाओ, दूसरी बॉडी में हीट एंटर कर रही है, तो वहां पर हीट को लिखेंगे थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन आर, रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बट ये हीट सेकंड वाली बॉडी में एंटर हुई है, प्लस, और जो सेकंड बॉडी है वो भी एक सॉलिड बॉडी है, तो इस सॉलिड बॉडी में हीट के आने की वजह से इसका भी टेम्परेचर बदला होगा। तो यहाँ पर कैलोरीमेट्री के हिसाब से m2 s2 d थीटा टू लिख दीजिए इसको। इक्वेशन देख लो, क्योंकि एग्जाम में ये तुम्हें खुद बनाना है, यहाँ वहां कोई हेल्प नहीं करने वाला इसके बारे में। और फॉर्मूले के नाम पर यही है सर, हीट ट्रांसफर कंडक्शन चैप्टर में फॉर्मूले के नाम पर सिर्फ यही
एक तो तुम लोग ये नहीं बताते हो कि साला समझ आ रहा भी कि नहीं आ रहा। तो सेल्फ मतलब खुद से क्या हमको मेरे सामने कोई क्वेश्चन जब आएगा तो क्या हम कैपेबल रहेंगे इस तरीके से इक्वेशन बना पाने में? यस सर। नहीं, तो फायदा है क्योंकि जो जो एग्जांपल हम करा रहे हैं ये तो आने वाला नहीं है। अब आप क्या करो, इधर से M1S1 को नीचे लेके जाओ और इधर से M2S2 को नीचे लेके जाओ, तो RHS पर क्या बचा आपका? d θ1 इधर d θ2 और इस माइनस को RHS पे कर दीजिए, तो इससे हमारे को एक्चुअली ऐसा कुछ बन जाएगा। देखिए तो अब इसके आगे मैथ हो गई, तो राइट हैंड साइड पर जब ये माइनस को इधर लेके जाएंगे और M1S1 को नीचे लाओ, इधर M2S2 नीचे लेके जाओ, तो RHS वाली चीज माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो वो बन जाएगा माइनस d इंटू इतना बनेगा राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज बनेगी वो बनेगी 1/r कॉमन हो जाएगा, इधर आएगा 1/M1S1 प्लस 1/M2S2 और साथ में θ1 माइनस θ2, ये भी देखो ये माइनस को उधर ट्रांसफर किया राइट साइड पर, M1S1 को इसके नीचे ले गए, M2S2 को नीचे ले गए और दोनों इक्वेशन ऐड किए, तो ये कुछ ऐसा बना। और θ1 माइनस θ2 है क्या चीज, यही निकालना है। और एक dt और आएगा, सॉरी एक dt पूछेंगे, अपॉन dt इधर कर लो, तो ये पूरी चीज को टेम्परली, इस पूरी चीज को टेम्परली अगर लैम्डा मान ले तो बस सब कुछ कांस्टेंट है इसमें, जस्ट लैम्डा मान ले, तो हमारे को कुछ एक डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की चीज बन रही है, वो ऐसी, इट इज समथिंग लाइक d ऑफ θ1 माइनस θ2 अपॉन θ1 माइनस θ2 कमिंग एज माइनस ऑफ लैम्डा इंटू dt। θ1 माइनस θ2 को ही वेरिएबल मान लेते हैं, θ1 माइनस θ2 इटसेल्फ एक वेरिएबल मान लो, क्योंकि यही निकालना है। टाइम 0 से t तक अब लिमिट्स क्या रखेंगे, θ1 माइनस θ2 को वेरिएबल मान रहे हैं, तो θ1 माइनस θ2 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, इट इज द वेरिएबल। वो स्टार्टिंग में कितना था, θ1 माइनस θ2 का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, तो जब हमने स्टार्ट किया था तब टेम्परेचर डिफरेंस क्या था, T1 माइनस T2, तो हम इसकी जब लिमिट रखेंगे तो T1 माइनस और T टाइम के बाद θ1 माइनस θ2, मतलब θ1 माइनस θ2 को ही एक न्यू वेरिएबल टाइप का देखो, और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। कौन सी फॉर्म का इंटीग्रेशन है ये, डिफरेंशियल ऑफ अ वेरिएबल अपॉन द सेम वेरिएबल, मतलब dx बाई एक्स टाइप, dx बाई एक्स टाइप की चीज हो गई। आया बात में, तो रेडी रहिएगा इस चीज के लिए कि हीट ट्रांसफर दो तरीके से आएंगे, बिटवीन रिजर्व, अच्छा बिटवीन रिजर्वायर्स और बिटवीन फाइनाइट बॉडीज में। अभी से एक चीज बता दे रहा हूँ, आगे चल करके यही टॉपिक बदलते हैं, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मतलब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी कराऊंगा नहीं, बट एक जस्ट आइडिया देने जा रहा हूँ कि आने वाले टाइम पर कैसे क्वेश्चन होंगे। जैसे हम यहाँ पर सपोज
आपसे कहे कि ये एक लार्ज बॉइलिंग वाटर है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं। देखो, एक तरफ हमने लार्ज बॉइलिंग वाटर ले लिया और दूसरी तरफ हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, क्लियरली बता रहा हूँ। दूसरी तरफ हमने कोई एक सिलेंडर लिया, उसमें एक पिस्टन डाला। मतलब मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि हीट ट्रांसफर चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पिस्टन डाला और उस पिस्टन के नीचे हमने कोई गैस रख दी, तो इधर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा और ये रॉड गैस के अंदर तक है, मतलब इनसाइड गैस है ये रॉड। तो अब अगर आप चीजों को एक एक करके देखोगे ना, तो क्या होगा यहाँ पर लार्ज बॉइलिंग और गैस का टेम्परेचर ऑफ गैस मान लीजिए से फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस है, और ये सब टाइम 0 पर है। इसके नंबर ऑफ मोल गिवन है और भी सब चीजें दी गई होंगी, और पिस्टन को फिक्स कंडीशन में रखा गया है, मतलब पिस्टन ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो ये जो लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं वो समझ सकते हैं कि पिस्टन के फिक्स तो होने इसमें की कंडीशन dw 0 हो जाएगा और फिर से dq निकल पिस्टन को जाएगा। फिक्स किया। पिस्टन को फिक्स करने का मतलब कि यहाँ वॉल्यूम पर किस तरीके का प्रोसेस, Volume देखो constant. थर्मोडायनेमिक में आइसोकोरिक बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी होगा वो आइसोकोरिक होगा। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं। अब अगर पूछा जाए कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ गैस आफ्टर t सेकेंड्स, मान लो पूछ लिए जाए फाइंड द टेम्परेचर ऑफ गैस आफ्टर t सेकेंड्स। इससे मत परेशान होइएगा, इसमें बहुत बड़ा थर्मोडायनेमिक नहीं लगने जा रहा। तो लार्ज बॉइलिंग वाटर मतलब दिस साइड टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, लार्ज मतलब रिजर्वायर, तो ऑन वन साइड द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस, बट ऑन द अदर साइड देयर इज अ गैस। तो गैस तो रिजर्वायर होती नहीं है, क्योंकि उसके कुछ डेफिनेट मोल दिए जा रहे हैं। डेफिनेट मोल का मतलब फाइनाइट बॉडी, फाइनाइट बॉडी का मतलब इधर टेम्परेचर वेरिएबल। तो अब की बार हीट का ट्रांसफर आप जिन दो बॉडीज के बीच में कर रहे हो, क्या दोनों के टेम्परेचर मेंटेन है? दोनों के वेरिएबल है, या एक तरफ मेंटेन है एक तरफ वेरिएबल है? तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मेंटेन होगा कि वेरिएबल होगा? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो टेम्परेचर डिफरेंस का फंक्शन होता है, वेरिएबल होगा। तो जहां पर वेरिएबल रेट्स का क्वेश्चन दिख जाए आपको, तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैलकुलस सही कर पाएंगे। तो सीधा सा हिंट है, अगर यहीं पर मैं कह देता कि पिस्टन का एक्सपेंशन हो रहा है और प्रोसेस आइसोथर्मल है, अब उसका क्या मतलब निकल जाता है? कैलकुलस की जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो इधर टेम्परेचर मेंटेन, इधर वैसे ही मेंटेन है, तो इसका मतलब जो हीट जाएगी वो भी समझ पाए से? तो अगर हम चलो एक काम करूं, अगर हम पिस्टन की फिक्स कंडीशन हटा दें और कह दें कि ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन है, चलिए टेम्परेचर फिक्स्ड है, और इसका वॉल्यूम, इधर का जो वॉल्यूम है राइट साइड वाला वॉल्यूम, ये V1 से V2 जा रहा है, फ्रॉम V1 टू V2। ये उनके लिए है जो थर्मोडायनेमिक का बेसिक्स जानते हैं भाई। देखो, वॉल्यूम गोइंग फ्रॉम V1 टू V2। तो अब इसमें थर्मोडायनेमिक कैसे लगेगी? देखिए, बॉइलिंग वाटर से हीट निकली, गैस में गई, तो रेट क्या रहा? 100 माइनस 20 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस रेट। और अगर t सेकंड्स में हो रहा सब कुछ, तो इनटू t करेंगे तो क्या मिल जाएगा? हीट। अब ये हीट गई कहाँ? गैस में। अब आपको कैलोरीमेट्री पे जाना पड़ेगा यार। अगर हम गैस को हीट देंगे तो उसका काम क्या होगा? तो आइसोथर्मल कंडीशंस में अगर गैस को हीट दोगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है nRT ln V2 by V1। ये हम आगे प्रूफ करेंगे।
मैंने कहा ये उनके लिए है जो जो बेसिक्स जानते हैं कि आइसोथर्मल की हीट का फॉर्मूला ये होता है। तो ये हो गया कनेक्टिंग टू चैप्टर्स, एक थर्मोडायनेमिक चैप्टर हो गया, हीट ट्रांसफर चैप्टर हो गया। अपने आप भी कर लोगे क्वेश्चन अगर आप इस एंगल से चैप्टर को देखोगे ना कि भाई मेटल का काम हीट के ट्रांसफर करने का, एक बार वो हीट ट्रांसफर होके कहीं पहुंच गई तो अब वहां पर जो काम होगा वो कैलोरीमेट्री डिसाइड करेगी। अगर इधर सॉलिड है तो एमएस डेल्टा टी, इधर लिक्विड है तो एमएस डेल्टा टी, इधर मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है, वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है एमएल, इधर कोई गैसियस प्रोसेस हो रहा है तो उसके हिसाब से हीट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यही पूरा आइडिया होता है क्वेश्चन बनाने का। अभी जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं इसको पिस्टन को फिक्स कर रहा था तो हमको ऐसे हमारे थिंकिंग प्रोसेस ये होता है कि यार इधर से हीट यहाँ आई लेकिन उस कंडीशन में इधर का टेम्परेचर क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। इसको नोट करना है कि नहीं, ये हटा दें इसको, चलेगा। अगर इधर टेम्परेचर फिक्स ना होता, पिस्टन फिक्स होता, तो हम अपनी इक्वेशंस कैसे बना रहे होते, हम किस तरीके से अपनी इक्वेशंस फ्रेम करेंगे। एक्चुअल क्वेश्चन अभी नहीं होगा, एक्चुअल क्वेश्चन जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब कराएंगे, बट अभी एक जस्ट आइडिया लो। हीट कहां से कहां जाएगी, बॉइलिंग वाटर से गैस में, बट गैस का टेम्परेचर मेंटेन तो रहेगा नहीं, तो हम किसी जनरल टाइम पर मानेंगे, किसी जनरल टाइम पर इधर 100 डिग्री सेल्सियस, इधर का टेम्परेचर मान लेंगे कुछ T डिग्री सेल्सियस, तो 100 माइनस टी टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और इसको डिफरेंशियल टाइम dt से क्या करोगे। तो ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं फिर से एक बार, आप पलट के पिछले 4-5 न्यूमेरिकल देखो तो आपको समझ आएगा। हम अल्टीमेटली एक ही काम करते हैं, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने एक ही चीज सीखी हुई है, अगर कांस्टेंट रेट है तो टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करो, और वेरिएबल रेट है तो डिफरेंशियल टाइम से मल्टीप्लाई करो, बट बेसिकली करे एक ही काम। इसको क्या करें आगे, हीट आ गई, अब हीट को क्या करें, तो हीट को क्या करना है, आंसर पूछिए कैलोरीमेट्री से। हीट आ गई, अब इस हीट को हम क्या कर लें, तो कैलोरीमेट्री में जाइए, कैलोरीमेट्री में बताया गया है कि हीट कैसे कैलकुलेट होती है। तो उसमें हमने कहा था कि गैसेस के केस में जब हीट कैलकुलेट करना हो तो वो n इंटू उनकी मोलर हीट कैपेसिटी और चेंज ऑफ, और उसमें कल ही ये बताया था कि मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस टू प्रोसेस अलग होती है। तो अगर आप पिस्टन को फिक्स करके कोई प्रोसेस कर रहे हो तो ये मोलर हीट कैपेसिटी हम रखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको इसी को आगे चल करके हम CV पढ़ाएंगे। हो गया न्यूमेरिकल, बट ये डेल्टा टी नहीं रखेंगे, dt, इक्वेशन बन गई। बात मानो, क्योंकि फॉर स्टूडेंट पहला स्टेप यही होता है और यही सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है न्यूमेरिकल का, इसके आगे तो हर कोई कर देगा। चैलेंज ये आता है कि इस टाइप के कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल में हम पहली स्टेप कैसे लिखें। फर्स्ट स्टेप ये वाली होती है, क्योंकि इसके बाद मैथ आ गई ना। अब क्या करोगे, dt डिवाइडेड बाय 100 माइनस टी इज 1/n CVR dt, टाइम 0 से t तक, टेम्परेचर था स्टार्टिंग में 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि 293 केल्विन, और बाद में t। आगे मैथ हो गई, निकाल लेंगे गैस का टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या बनेगा। सिर्फ यही लर्न कर लो आप कि इस चैप्टर में आपको हीट कैलकुलेट करवाई जाती है रेट इनटू टाइम से, और जस्ट नाउ जो कैलोरीमेट्री एंड हुआ है उसमें हीट कैलकुलेट करवाई जाती है MS डेल्टा टी, ML या NC डेल्टा टी, और दोनों ही हीट सेम है, इनको इक्वेट कर दो। एक कैलकुलेशन ऑफ हीट प्रोसेस को देख के कर रहा है और एक मेथड कैलकुलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर को देख के कर रहा है, पर जब दोनों कैलकुलेट तो सेम ही हीट को कर रहे हो ना आप, तो इसीलिए बार बार इनके बीच में क्या लगा देते हैं, इक्वल टू का साइन। कांस्टेंट रेट के केसेस में आप रेट इनटू कंप्लीट टाइम रखिए, वेरिएबल रेट्स के केसेस में रेट इनटू डिफरेंशियल टाइम रखिए, तो जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंशियल फॉर्म में रखा जाएगा।
इसको लिखो जरा, ये जरूर लिखिए। यार जैसे हम लोगों ने हाँ जी, यहाँ पे केल्विन में लिखा 293, तो वहाँ पे 100 माइनस टी होगा। ये टी भी केल्विन में रखा है ना, मतलब दिस टी इज आल्सो इन केल्विन। ओके, दिक्कत हो जाएगी फिर, समझिए। फिर इसको आप एक काम करो, 20 रखो, सेल्सियस में रहने दो। अब ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टी सेल्सियस में है। तो उसमें आंसर में अंतर नहीं आ जाएगा? नहीं, यहाँ सेल्सियस में है ना एक्चुअली, तो केल्विन 100 में डिग्री करेंगे तो सेल्सियस था, तो ये टी सेल्सियस में है, तो लिमिट्स भी सेल्सियस की होंगी। नहीं, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस स्केल लो चाहे केल्विन स्केल लो, एक ही होता है। जैसे वो भी है। और इससे ज्यादा टफ आता नहीं है न्यूमेरिकल कोई बहुत। हाँ, ये तो हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, मेरे आइडियाज है कि भाई और क्या कर लोगे, कोई भी किसी को क्वेश्चन बनाने को देंगे तो वो कर क्या लेगा इसमें, जबरदस्ती कुछ घुसेड़ थोड़ी दोगे भाई, आप लॉजिकल क्वेश्चन ही बनाओगे ना। तो जब हमने लॉजिक पकड़ रखा है अपना, हमने हर चैप्टर को समझ रखा है कि भाई कौन सा चैप्टर किस लिए बना हुआ है। अब इसमें क्या कर लोगे आप? हाँ, दूसरा काम ये कर सकते हो कि हीट को ट्रांसफर करने के लिए कंडक्शन हटा करके रेडिएशन डाल दोगे, तो हम रेडिएशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे फिर। हाँ, बाहर नहीं जाएगा वो सब तो मानना पड़ेगा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि और इसमें डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाया जाए। बट होता क्या है, एक जनरल साइकी क्या होती है ना, जब आप एग्जाम में बैठे होते हो, बॉइलिंग वाटर, मेटल, कंडक्टिविटी, गैस, पिस्टन, इतना सब जब पढ़ते हो, तो एक मतलब एक माइंड में अपने आप सरेंडर वाला मोड आ जाता है, भैया ये हमसे नहीं होगा। ऑटोमेटिक एक हो जाता है कि यार नहीं, ये कुछ गड़बड़ है इसमें, हम नहीं कर पाएंगे। इसको ना डर बोलते हो। जैसे अभी आप ही के बैच में लोग शेयर कर रहे हैं, अभी नाम नहीं ले रहे, वो सब है क्लास में, तुम्हारी दोस्त है ना। हाँ, जब अभी पिछला जेई दिया था इन लोगों ने, तो जो जो क्वेश्चन छोड़ के आए थे, अब ये लोग कह रहे हैं कि वो सब अपने आप हो जा रहे हैं। अब उनसे अगर पूछो कि भैया तुमने पिछली बार क्यों छोड़ दिया था, फिर जब अभी हो रहे तो पिछली बार काहे छोड़ दिए थे, तो सिर्फ एक आंसर है कि डर गए थे। हाँ, यही आधी लड़ाई यूक्रेन से सीखो यार, यूक्रेन से सीखो, सारा डर गया वैसे हार गए। हाँ, तो हाँ, वो बात तुम्हारी सही है कि भाई जब ग्राउंड पे आते हैं तो अलग तरीके का प्रेशर होता है। आप ग्राउंड में एंटर करने से पहले चाहे जितना मर्जी सोच लीजिए, तो आपको क्या लगता है कि वो प्रेशर सिर्फ आप ही के साथ है? दुनिया के इतने बड़े बड़े, हम तो प्लेयर्स को देखते हैं हमेशा, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स है, वो विराट हो, विराट देख लो 2 साल से स्ट्रगल ही कर रहे हैं। इतने इतने सारे रिकॉर्ड जिसके सामने हो, मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है, लेकिन ऑडियंस प्रेशर और काम लोगों का होगा। प्रेशर जब हाई होता है ना, तो आप देखिए क्या हो रहा है उनके साथ। ये इनसे पहले सचिन के साथ होता था, जब कोई बढ़िया फाइनल मैच आता था, आउट। सारे लीग मैचेस में देखो बढ़िया सेमीफाइनल फाइनल जैसे ही आते थे, ये वही हुआ ना, मॉक टेस्ट अच्छे जा रहे थे। जब एक्चुअल टेस्ट आया तो बस फेल हो गए। यही तुम लोग के साथ भी हो रहा है कि मॉक टेस्ट में तो 200 पार हो ही रहे। हाँ, बस बाकी जब उधर गए तो बैट ही नहीं पकड़ा जा रहा, हाथ कांप रहे हैं। तो सब तो आप ये इसको ये सोचो कि आपके साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है ये चीज। फिर भी अगर इस तरीके का कॉन्फिडेंस हमारे सामने रहेगा कि यार इस यूनिट में, देखिए ऐसा तो है नहीं कि इम्पॉसिबल क्वेश्चन होगा, कोई नहीं कर पाएगा। सिर्फ इतना होता है कि क्या हमने पहले इस तरीके का क्वेश्चन कभी किया है या नहीं किया हुआ है। और बिलीव मानो, इससे बियॉन्ड, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। अभी लिख लो, आप हमसे कहीं से लिख लो,
अब इसमें सिर्फ वेरिएशंस यही किए जा सकते हैं, ओनली पॉसिबल वेरिएशंस क्या क्या है इसके अंदर, इधर क्या क्या हो सकता है, गैस, सॉलिड, लिक्विड, और क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ये कर लोगे कि इधर बॉइलिंग वाटर की जगह इधर भी कोई फाइनाइट बॉडी डाल, तो उसमें क्या हो जाएगा, जब इधर भी फाइनाइट बॉडी डाल दोगे, समझ रहे हो? और एडवांस बनाना चाहूँ, देखो और एडवांस न्यूमेरिकल बनेगा तो वो ऐसे बन जाएगा, लेकिन अब तुम्हारे आइडियाज खुद निकलेंगे। इधर भी एक पिस्टन है ना, 2 सिलेंडर्स के बीच में डाल देंगे, नहीं कर सकते। इधर प्रोसेस आइसोबैरिक ले लो, उस तरफ कौन सा प्रोसेस ले लो, कैसे इक्वेशन बनेगी अभी? अगर हम इस तरीके से कर दें तो इक्वेशन बना लोगे। NCPDT हाँ, अलग अलग करके देखो, इधर आइसोबैरिक की हीट, इधर आइसोकोरिक की हीट, और इधर ट्रांसफर वाली हीट, तीनों हीट एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आइसोबैरिक वाली हीट को कैलकुलेट करोगे NCP डेल्टा टी से, आइसोकोरिक वाली हीट कैलकुलेट होगी NCV dt से, और ट्रांसफर वाली हीट कैलकुलेट होगी रेट इनटू टाइम से। बट यहाँ पर रेट इनटू टाइम नहीं लगेगा, यहाँ रेट इनटू dt लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर और इधर टेम्परेचर्स क्या हो रहे होंगे, चेंज। क्लियर हो गया पॉइंट? और एक दो छोटे एनालॉग जल्दी से इसमें और देख लो। ये जो एनालॉग, ये तो अभी और आगे आएंगे वापस नेक्स्ट टाइम जब न्यूमेरिकल कराओगे। इसके अलावा दो तीन एनालॉग करंट वाले, दो तीन करंट वाले एनालॉग ये होते हैं कि हीट ट्रांसफर जो होता है उसमें अगर हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस यूज कर लें, सीरीज पैरेलल मीडियम्स, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल घर होता है हमारा। तो हमारे रूम में जो दीवारें हैं, जैसे ठंडी का टाइम चल रहा है तो ठंडी के टाइम बाहर बहुत ठंडी है, तो हम लोग सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके अंदर घुस जाते हैं। तो अंदर बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है ना, तो फिर ठंडी क्यों नहीं लगती उसमें आपको जब आप घर के अंदर घुस जाते हो और बाहर ओपन एटमॉस्फेयर में? तो क्योंकि ये जो दीवार होती है ये हीट ट्रांसफर रोक लेती है। तो इन दीवारों में कौन सा मटेरियल लगा हुआ है अंदर? सबसे दीवार में मटेरियल लगता नहीं लगता है? तो पहले सबसे पहले ईंटा लगेगा, ब्रिक, उसके ऊपर प्लास्टर हो गया, सीमेंट हो गई, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने पेंट पॉलिश अलग से करवा दिया। तो यही तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, कि एक मीडियम उसके ऊपर एक और मीडियम। तो अगर इस तरीके की सिचुएशंस हो हमारे सामने कि इधर T1 डिग्री सेल्सियस का रिजर्वायर है और दूसरी तरफ T2 डिग्री सेल्सियस का रिजर्वायर है। अब ये रिजर्वायर्स को आप ये मान लो, ये रूम के अंदर का है, इनसाइड रूम है, और ये आउटसाइड रूम। प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखिए, और बीच में इतनी मोटी वॉल है, और उस वॉल में 3 लेयर्स है, एक ब्रिक की, एक सीमेंट की, और एक मान लो पेंट पॉलिश वाली है। तो एक की कंडक्टिविटी K1 है, एक की कंडक्टिविटी K2 है, और एक की कंडक्टिविटी K3। थिकनेसेस इसकी L1, L2, L3 है। क्या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बोलोगे इसमें? T2 is more than T1. What is the rate of heat transfer? बताओ। T2 से T1 जाएगा तो पुट द टेम्परेचर डिफरेंस और करंट का एनालॉग पे जाओ। इट इज लाइक 3 रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, R1 plus R2 plus resistance of this third medium, L3 divided by K3 है resistance of the middle medium, L2 by K2 है first medium, L1 upon K1। कुछ भी नया फॉर्मूला नहीं चाहिए हमें, हो गया, इतना रेट आ गया इसका। और रूम का प्रैक्टिकल एग्जांपल जब ले रहा हूं मैं, तो T2 T1 वेरिएबल्स नहीं होंगे। अगर बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है तो अगले 24 घंटे में तो नहीं बदलेगा वो, या 7-8 घंटों में तो नहीं बदलेगा।
आया हुआ है, तो इजी स्कोरिंग है। और ज्यादा ये पूछ लेते हैं कि इन लेयर्स के टेम्परेचर बताइए क्या होंगे। जैसे यहाँ अगर थीटा 1 2 टेम्परेचर है और यहाँ पर थीटा 2 3 टेम्परेचर है, तो इन लेयर्स पर टेम्परेचर क्या बन रहे होंगे, इंटरफेस के टेम्परेचर। सर निकाल सकते हैं उसके डी क्यू बाई डी टी तो सेम ही रहेगा, तो वैसे हर पेयर। हाँ, रेट सेम रहेगा ना, मतलब जो, हाँ ठीक है। सर 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 जैसे कि अगर थीटा 1 2 निकालना है टी वन माइनस थीटा 1 2, फिर और नीचे रेजिस्टेंस रख के बिल्कुल 1/k_L बने हैं, वैसे करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये कहो, ये जो रेट रेट निकाला हमने, तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, फोन उठा लो भैया, उठा लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच देखो जरा, इन दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो टेम्परेचर लिखेंगे T2 और यहाँ का टेम्परेचर थीटा 2 3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पार्ट्स, वो होगा L3 डिवाइडेड बाय, और इसको इसके बराबर करिए, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में, बात कर लो यार, प्राइवेट है तो अलग बात है, बाहर चले जाओ। कह दो बस आ गए, कह दो बाहर निकल रहे, कह दो खत्म हो गई क्लास, जा रहे हैं, वैसे भी खत्म हो गई है। तुम लोग सुनो, ये समझ में आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें होगी, वही करंट इसमें होगी, और वही करंट कॉम्बिनेशन में भी होगी। तो इसी को और क्या लिख सकते हो, अगर ये दोनों पॉइंट्स चूज कर लें तो हम लिखेंगे थीटा 1 2 माइनस T1 इन दोनों के बीच, और ये रेजिस्टेंस। बस जाओ, क्यों अंदर आया भैया, तुम चले ही जाते अंदर क्यों आए। तो 2 3 माइनस T2 नहीं होगा? एक मिनट, क्या कह रहे हो तुमने अपने, थीटा 2 3 माइनस T2 नहीं होगा? नहीं, हमने इसमें से इसका निकाला ना, इन दोनों के बीच में, ये थीटा 1 2 से T1 तक, तो जैसे 1 2 का माइनस, तो यहाँ से यहाँ पे जो करंट जाएगी इन दोनों के बीच में। अच्छा अच्छा सर ठीक है, वो आपने बाद में भी फिर 1 2 माइनस T2 कर दिया, ठीक है। हाँ। चलो सर, आपको बाकी भी इसको बताएंगे, इसमें सीरीज हो गया, पैरेलल, जाओ। थैंक यू सर। कल ये हो Thank you, जाएगा, sir. कल ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्लास कल की क्लास आप पहली करा प्रॉप थर्मोडायनेमिक्स अपनी, है, क्या तो करो, कल आप अपनी क्लास कितने बजे है पहली करा क्लास, सकते हैं। कितने बजे है?